नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो एथिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक केस स्टडी को देखने जा रहे हैं जो क्या है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदेश सचिव के रूप में आपको क्या करना है, आपको आईआर से रिलेटेड ये केस स्टडी है, ये एथिक्स में पूछी जा सकती है। कॉम्प्रिहेंसिव सी सेट का है, उसमें भी ये केस स्टडी आपसे पूछी जा सकती है। तो आइए देखते हैं। विदेश सचिव के रूप में आप की जिम्मेदारी राजनयिक संबंधों के प्रबंधन और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुनिश्चित करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। एज अ फॉरेन सेक्रेटरी, आप सेक्रेटरी के पद पर हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ इंडियन सिटीजन अब्रॉड। मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट में दिक्कत आ गई है कि एक अस्थिर देश में गंभीर संघर्ष छिड़ गया है, जहां पर 20 से अधिक 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें कुछ छात्र हैं, श्रमिक हैं और पेशेवर। एज अ सीवियर conflict has erupted in an unstable Middle East country, home of 20,000 Indian citizens, including laborers, students and professionals. यह स्थिति एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। दिस सिचुएशन प्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि दोनों ही पक्ष भारतीय नागरिकों की सुरक्षा देने के लिए किसकी मांग कर रहे हैं कि आप हमारा समर्थन करो, हमारा क्या करो, हमारा सपोर्ट करो। इंटेलिजेंस रिपोर्ट इंडिकेट दैट बोथ साइड्स of the conflict had requested for Indian support in exchange of ensuring safety of Indian citizen। तो क्या मांग रहे हैं? सपोर्ट मांग रहे हैं इंडिया का। यूएनएससी में सपोर्ट कर दो, बयान देके सपोर्ट कर दो, या हमारी सेना में शामिल हो जाओ। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय नागरिकों की प्रतिबद्धताओं, वित्तीय चिंताओं, व्यक्तिगत कारणों से खाली करने के इच्छुक हैं। एडिशनली सम इंडियन सिटीजन देश छोड़ना ही नहीं चाहते, बोले हम नहीं जाएंगे। are reluctant to evacuate due to the job commitment, financial concern and personal reasons। इस बीच भारत में जन भावना नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग कर रही है। तो लोग आ जाते हैं, माँ बाप, उनके पड़ोसी, माता पिता सब आ जाते हैं कि भाई हमारे बच्चों को वापस लाओ। रिपोर्टें आने लगती हैं। मीन वाइल द पब्लिक सेंटिमेंट इन इंडिया डिमांड स्विफ्ट एक्शन टू ब्रिंग सिटीजन होम सेफली, पुटिंग इमेंस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जटिलता को जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत से क्या कह रहे हैं? सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं हिंसा करो, और युद्ध पक्ष के खिलाफ वैश्विक प्रतिबंधों का समर्थन के लिए आपसे कह रहे हैं आप भी लगाओ। एडिशनली कॉम्प्लेक्सिटी to the situation, international organizations are urging India to publicly condemn the violence and support global sanction। ये सैंक्शन के लिए वो मांग रहे हैं हमें सपोर्ट करो, और ये कह रहे हैं हम पे, ये कह रहे हैं उन दोनों पे सैंक्शन लगाओ। अगेंस्ट द वार्निंग फैक्शंस which could jeopardize the long term diplomatic relations and इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इसमें दीर्घकालिक राजनीतिक संबंध और राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय हित खतरे में पड़ सकते। अब इस परिदृश्य में मुख्य हितधारक कौन है? हु आर द की स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन दिस सिनेरियो? भारतीय राजनयिकों के हित के मानव दायित्वों और रणनीतिक चिंताओं को संतुलित करने के लिए क्या नैतिक दुविधाएं? व्हाट आर द एथिकल डायलेमा इन बैलेंसिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन?
ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। भारत की विदेश नीति की तटस्थता बनाए रखते हुए आप भारत के नागरिकों की निकासी के लिए क्या प्रबंध करेंगे? हाउ वुड यू मैनेज टू evacuation of Indian citizens while ensuring and maintaining India's foreign policies neutrality? क्या भारत को राजनयिक और आर्थिक संबंधों के बीच नुकसान के बावजूद हिंसा के खिलाफ सार्वजनिक नैतिक रुख अपनाना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? Should India take public moral stance against the violence despite potential damage to diplomatic and diplomatic relations? तो भैया हमको नुकसान होता है फिर भी क्या हमने हिंसा के खिलाफ रुख लेना चाहिए? वाई नॉट और वाई? तो जब ये केस स्टडी, अब ध्यान से सुनो, जो केस स्टडी कैसे लिखते हैं या कोई भी क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पहले ही आपके दिमाग में खाका घूमना चाहिए कि आईआर का क्वेश्चन है तो मैं मरखंथाउ को लिखूंगा, मैं मैकियावेली को लिखूंगा, या मैं कौटिल्य को लिखूंगा, या मैं गुट निरपेक्षता लिखूंगा, ऑपरेशन सद्भाव लिखूंगा। ये पहले से ही आपके दिमाग में घूमना चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम मैं लिखूंगा, मैं उदारवाद को लिखूंगा, लिबरलिज्म को लिखूंगा, मैं यथार्थवाद को लिखूंगा, मैं कोट लिखूंगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना कोई स्थायी मित्र होता है ना कोई स्थायी शत्रु, सिर्फ एक ही चीज स्थायी होती है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। इन दी इंटरनेशनल रिलेशन nobody is permanent enemy, nobody is permanent friend, there is only one permanent thing, that is national interest। ठीक है? आप लिखोगे इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, भारतीय भारतीय की जान, नेशनल इंटरेस्ट में ही आ जाएगा। फिर आप लिखोगे कि भारत गुटनिरपेक्षता को मानता है, पंचशील को मानता है, और आईआर की हमारी फिलॉसफी, हम मिलिट्री या वो नहीं करते, है ना, हम यूएन के चार्टर को मानते हैं कि जी हमने सूडान में अपनी सेना भेजी, हमने अपने सैनिक सबसे ज्यादा मरवाए, तो इंडिया पीस कीपिंग में है। यानी इसका आंसर आपको किसका लिखना है? आईआर। आप ये सब करते नहीं, इसीलिए आपका आंसर क्या लगता है? सुपरफिशियल लगता है। बीच बीच में ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? जोड़नी। लिखना तो उसी का आंसर है, लेकिन इसका पासिंग रेफरेंस दे देना। तो जो फर्स्ट रैंक निकालते हैं, जो सेकंड रैंक निकालते हैं, एक तो फ्लैट फ्लैट आंसर लिख देता है। कैसा आंसर लिख देते हैं बेटा? जो पूछा, और एक बीच बीच में रेफरेंस देते हैं, भारत की गुटनिरपेक्षता के तहत, पंचशील के तहत, तीन चार लाइन, तीन चार अक्षर लिख दिए। ऐसा करना आपको सीखना होगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस या नो। जैसे ही कोई केस स्टडी सोचते हो, तो जो इंफॉर्मेशन आउटसाइड आपने पढ़ी है, जैसे साइंस की पढ़ी है या एनवायरनमेंट की केस स्टडी है, तो एनवायरनमेंट में जो पढ़ा है उसमें उसको क्या करना है? इंक्लूड करना है। बस कुछ फिलोसफरों के नाम लिख देने, कुछ कानूनों के नाम लिख देने, कुछ संगठनों के नाम लिख देने हैं, उससे क्या होगा? आपकी जो केस स्टडी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी नजर आएगी? भारी नजर आएगी। क्या बात समझ में आई? बोलिए रीजा शर्मा। यस सर। अब इसमें हल्का लिखा होगा, लेकिन मैंने आपको भारी कहाँ क्या जोड़ना है पहले ही समझा दिया। ठीक है? तो भाई पहले इंट्रोडक्शन क्या है? एक गंभीर चुनौती है, 20,000 नागरिकों को निकालना भी है और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाए रखने। फॉरेन सेक्रेटरी, आई एम टास्क टू इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ 20,000 इंडियन सिटीजन कॉन्फ्लिक्ट रिडन मिडल ईस्ट कंट्री एंड मैनेजिंग इंडिया डिप्लोमेटिक। यही मेरी सामने चुनौती है। ठीक है? ठीक है कि कैसे करें कि हम स्ट्रेटेजिकली भी और
हित को एक साथ मिला दें। तो दिस सिचुएशन प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमा वेयर इंडिया स्ट्रेटेजिक ह्यूमैनिटेरियन एंड डिप्लोमेटिक्स आर इंटरडेक्स। तो अब प्रमुख हितधारक कौन है? लेबर्स, जिनकी, अब यहाँ इनको कैसे बढ़ाएंगे आप? सिटीजन की जान दांव पे लगी हुई है, प्लस इनका वो भी जान पे लगा हुआ है। क्या जान पे लगा हुआ है? जो इनकी इनकम है या इनका बिजनेस है। छात्र पढ़ाई जान पर, पढ़ाई और जान दोनों खतरे में है ना? यस या नो? बोलो। तो यस इनका सर। क्या है? प्रोफेशन, और ये जान पे लगा है। भारत सरकार, इसका तो ब्रांड इमेज, इंटरनेशनल संबंध, है ना, सबको साधना, ये दाव पे लगा हुआ है। ये लिखना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिटीजन का सेफ्टी, मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी इन फॉरेन पॉलिसी, बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन एंड, क्या बेटा, रीजन। युद्ध क्षेत्र की शक्तियां, ये वॉरिंग रीजनल पावर्स, ये क्या कर रहे हैं? इसीलिए यहाँ पर उनको ठीक से नोट डाउन कर लिया करो कौन कौन वो हैं। यहाँ ठीक से अगर आपने निशान लगा लिए तो आप आसानी से सारी चीजों को डील कर पाओगे। निशान लगाना फर्स्ट स्टेप है। क्या है फर्स्ट स्टेप? अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये दबाव डाल रहा है भाई कि आप वॉयलेंस को कंडेम करो, जबकि हमें लोगों की जान, भारतीय जनता, इनके बच्चे हैं, मीडिया, ये प्रेशर बना रहा है तत्काल कार्रवाई। भारतीय जनता के तो बच्चे हैं ना, इनके रिलेटिव हैं, इनकी जान खतरे में है और ये प्रेशर बना। अब आओ, दुविधाएं कौन सी हैं, क्या करें? हमारे कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन है और कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। तो भारतीय नागरिकों को निकालना है, लेकिन निकालते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इकोनॉमिक रिलेशन ठीक बने रहे। हमारे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राजनयिक और आर्थिक हित से कोई समझौता ना हो। तो evacuating Indian citizen is moral duty by taking a side in the conflict to ensure the safety could compromise long term diplomatic relation। तटस्थता करें, न्यूट्रलिटी बनाए रखें, या फिर हम हिंसा को बताएं कि हिंसा ठीक नहीं, किसी के साथ जाएं। तो भारत की जो नीति है हस्तक्षेप ना करने की, वहां जाएं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानकर आलोचना करें। तो न्यूट्रलिटी वर्सल मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। India's long-standing foreign policy of non-intervention clash with international expectation to take public stand। जनता के दबाव में काम करें या फिर राजनयिक विवेक के साथ करें। जनता तो चाहती है जल्दी से हो जाए बस, लेकिन कोई भी जल्दी में निर्णय लिया भारत के लिए लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हानिकारक। अहितकारी हो सकता है। तो इट इज बेटर टू बी लेट देन फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ pathetic condition in order to take swift action। तो हमेशा थोड़ा धीरे चलना चाहिए। जब बड़े गंभीर मुद्दे हों तो क्या चलना चाहिए? हाँ, नुकसान होता है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि फिर ऐसे ही डिसीजन ले लिया तो उसके क्या हो सकते हैं? गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो भारत ने देख रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले कितना टाइम लिया? बहुत टाइम लिया। 12 दिन। 12 दिन। क्यों लिया? क्योंकि उनको पता था हमको दिक्कत आ सकती। बड़े बड़े लाइफ में जब भी डिसीजन लिए जाते हैं तो थोड़ा, जनता तो कुछ भी कहेगी, अगले दिन ही कहेगी बम छोड़, लेकिन हमें अपने लोग कोई ना मरवाने हैं।
है ना, सारी बातों को एनालिसिस करना है। तो पब्लिक प्रेशर एंड डिप्लोमेटिक प्रूडेंस, इंडियन पब्लिक एक्सपेक्टेशन क्विक evacuation but hasty decision under a pressure queue could jeopardize diplomatic relations with future state। यहाँ आप लिख सकते हैं हम एक साथ क्या कर रहे हैं, चाइना, रशिया, अमेरिका, इनके रिलेशन बांध रहे हैं। आर्थिक हित देखें या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर आप रियलिज्म पे जाओगे तो वो यहाँ पर टिका हुआ है, और आइडियलिज्म पर जाएंगे तो वो यहाँ पर टिका हुआ है। तो रियलिज्म और आइडियलिज्म का भी इशू है। तो प्रतिबद्ध लगाया, ये हिंसा की निंदा करना भारत के व्यापार संबंधों, विशेष रूप से ऊर्जा आयात को नुकसान पहुंचा सकता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट एज अ मोरल स्टांस imposing sanction or condemning the violence could harm the Indian trade relation, particularly energy import। अब रिलेक्टेंट एक्वाई वट परिणाम सिक्योरिटी। तो कुछ नागरिक जो व्यक्ति कारणों से छोड़ना नहीं चाह रहे उस जगह को, सम सिटीजन माई रिफ्यूज टू लीव विद फॉर द पर्सनल रीजन बट गवर्नमेंट हैज द मोरल ड्यूटी टू रेस्क्यू देम। नैतिक कर्तव्य सरकार का, तो उनका क्या करेंगे, वो आना नहीं चाह रहे लेकिन हमें लग रहा है कि उन्हें लाना है। तो ये भी एक इश्यू है, जबरदस्ती लाना पड़ेगा ना फिर। वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि और क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो क्या करें। अब आओ, क्या तटस्थता बनाए रखने के लिए भारतीयों को निकासी का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे आप। तो भारत तो पहले इंश्योर करेगा हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं है, और भारत के पहले से ही रिलेशनशिप इनके साथ क्या है। तो हमको यही बताना है कि भाई हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, हम युद्धों को के समर्थन में नहीं है, है ना, हम पंचशील और इसका क्या करते हैं, मेरे जिगर के टुकड़ों पालन करते हैं। तो जुड़ेंगे दोनों देशों के साथ, संचार चैनल स्थापित करेंगे, कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये देखो, और किसी भी गठबंधन में शामिल हुए बगैर। ठीक है, भारत ने यही किया था, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सद्भावना, है ना, सफलतापूर्वक अपने लोगों को यमन में से निकाल लिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ मिलकर क्या करेंगे मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र का निर्माण करेंगे जहां पर सुरक्षा हो, वहां के थ्रू भारतीय नागरिकों को निकाला जा सकता हो, वो भी किसी युद्ध में शामिल हुए बगैर। सेफ जोन फॉर इवैक्यूएशन, collaborative with international agencies like with UN to establish temporary safe zone which India citizen can be evacuated, ensuring their safety without direct involvement in the conflict। तो सेफ जोन के थ्रू उनको लेकर आएंगे। सेफ जोन बनाए जाते हैं बेटा, क्या बनाए जाते हैं, सेफ जोन बनाए जाते हैं। ये देखो, जैसे लीबिया के गृह युद्ध में हमने सेफ जोन बनाया था। लीबिया के युद्ध में हमने क्या बनाया था, सेफ जोन। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच विदाउट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ये बड़ी अच्छी अप्रोच है कि हम क्या बताएंगे,
हाँ, हम क्या है मानवीय मिशन भेजेंगे कि हमारा जो ये लोग आ रहे हैं, क्या मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, हम कोई भी अपना प्लेन जो भेजेंगे वो फ्रेम ऑफ इवैक्यूएशन के थ्रू भेजेंगे, ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स। ये देखो 2006 में लेबनान और इजराइल का युद्ध हुआ था तो हमने यही अप्रोच अपनाई थी। आगे भी मेरे प्यारे प्यारे जी, बहुपक्षीय तंत्रों को शामिल करना, तो इन्वॉल्विंग मल्टी स्टेक होल्डर मैकेनिज्म, work with international organizations like UN or regional power to facilitate collective response, reducing the burden on India to take side and ensuring aggression। तो और भी लोग होंगे जिनके लोग वहां फंसे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे, एनजीओ होंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे जो कि भारत पर प्रेशर ना आए और हम अपने लोगों को ले जाएंगे। इराक और अफगानिस्तान में हमने अपने ही लोगों को नहीं निकाला था, बल्कि और बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को भी निकाला, कई जगह निकाला। भारतीय नागरिकों की स्पष्ट जानकारी देंगे, ये हमेशा करना चाहिए आपको कि भाई इतने लोग मर गए, इतने लोग सुरक्षित हैं, इतने लोगों का पता नहीं चल रहा। आई हाँ, आईएएस का काम ये होता है, क्या होता है आईएएस का काम, या सेक्रेटरी का फॉर वो जो भी स्थिति हो उसको क्या करे, बताए कि ये स्थिति चल रही है, प्रोवाइडिंग क्लियर इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन हाइड करने से कभी कुछ भी नहीं होता, है ना। जो बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर कहाँ होगा, कैसे होगा, वो तो समझ में आता है कि भाई आप ना बताइए, लेकिन जो जान माल से जुड़े हुए मसले हैं, ह्यूमैनिटेरियन से के मसले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुरंत। लोग मर रहे हैं, मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो मिसिंग है उसकी भी अपडेट आप दीजिए कि इतने लोग मिसिंग हैं, है ना। आप सोचेंगे लोगों को क्या करके हम लोगों को, ऐसे लोगों से आराधना नहीं की, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर कोविड फॉर्म वाला कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है ना मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, मरते हजार दिखाती सौ, उससे कम कोई नहीं है। तो नहीं, अपने कंट्री में भी हो कोई बात नहीं, आपका काम है सूचना पहचाना। जब आदमी को सही सूचना मिलती है तो वो क्या करता है, वो अराजक नहीं होता, वो अल्टरनेटिव ऑप्शन खोजते हैं। अगर आप उनको गलत इंफॉर्मेशन देंगे, मिस इंफॉर्मेशन देंगे या हिडन इंफॉर्मेशन देंगे, तब लोग अराजक होते हैं। क्या ये बात समझ में आई? कभी भी यस सही सर। और सही इंफॉर्मेशन देने पर अराजक हो जाते हैं तो फिर उसके प्रबंध करने पड़ेंगे, यानी फिर तो आपको ट्रस्ट का इश्यू है, और इंफॉर्मेशन देने से कभी ट्रस्ट का इश्यू नहीं होता। ठीक है, ये देखो यूक्रेन में निकासी जो हमने की थी, तो कम्युनिकेशन इस तरह से किया था। अब भारत को हिंसा के खिलाफ क्या रुख होना चाहिए, तो भारत हमेशा से ही कहता है कि भारत अहिंसा और शांति, गांधी जी के मूल्यों से प्रभावित है। भारत यूएन के चार्टर को मानता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानता है, एक दूसरों से देशों का समर्थन करने के लिए आदर्शवाद का हम यहाँ पे लेप लगाएंगे, कि मोरल लीडरशिप लेंगे, एडवोकेटिंग नॉन वायलेंस एंड पीस, है ना, अहिंसा परमो धर्मा गांधी, और ह्यूमैनिटेरियन वासुदेव कुटुंबकम, आदमी कोई भी मरे लेकिन किसका नुकसान होता है, ह्यूमैनिटी ही मरती है, देश कोई ना मरते हैं। कौन मरते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मानव। मापदंडों को, अलाइनमेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, हिंसा की निंदा करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के बारे में बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रोकने की बात करेंगे। बाय कंडेमनिंग दी वायलेंस इंडिया वुड अलाइन दी ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्ट्रेंथनिंग दी पोजीशन ऑफ मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कहेंगे। बोलेंगे भाई समाधान निकालिए, भारत ये कहता भी है कि भाई डायलॉग,
क्या? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन के लिए हम कहेंगे कि भाई पीस बिल्डिंग करिए। ठीक है। आओ, अब हम साइड तो नहीं ले सकते हैं। क्या हम साइड ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे जो रिलेशन है वो सबके साथ हैं। हम ईरान के साथ भी हमारे रिलेशन है, अरब के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, अमेरिकन भी हैं। तो हमको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बचाना है। यहाँ रियलिज्म का टच देंगे, हम रियलिज्म लिखेंगे। टेकिंग साइड इन अनस्टेबल रीजन could jeopardize India's economic and strategic interest, especially with key players like Saudi Arabia and Iran, on whom India relies for energy. राजनीतिक तटस्थता बनाए रखेंगे, मेंटेनिंग द डिप्लोमेटिक स्टेट, कि हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, संघर्षों के बीच और संतुलन में रहेंगे। इंडिया ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशियल हेल्प टू मेंटेन बैलेंस रिलेशन विथ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी इंश्योरिंग कंटिन्यूड डिप्लोमेटिक प्रतिशोध में जोखिम, रिटेलिएशन। तो अगर हम साइड ले लेंगे तो क्या हो सकता है? फिर हमारे वहां लोगों को क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को अभी क्या किया जा रहा है? सताया जा रहा है, पीटा जा रहा है। खैर वो हमारे नागरिक नहीं है, उन्हें खुद ही देखना होगा। तो एक सार्वजनिक निंदा के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों और राजनयिकों के हिताव करने के लिए हो सकती है, जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। पब्लिक कंडेमनेशन कुड लीड टू रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट इंडिया सिटीजन्स एंड डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट इन द रीजन, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग सिस्टम। तो आपका क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज। हम शांत कूटनीति, क्वाइट डिप्लोमेसी, ज्यादा बोलेंगे नहीं। और इसमें क्या करेंगे? बैक चैनल इन्फ्लुएंस लेकर आएंगे, पीछे से बातचीत करेंगे, आगे मीडिया के सामने याद नहीं देंगे। अब आओ, नैतिकता और व्यवहारिक पक्षों के बीच संतुलन बताएंगे, साइड नहीं लेंगे। बैलेंसिंग मोरल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। तो हमको यहाँ पर रियलिज्म दिखाना होगा। भारत किसी पक्ष की सीधे निंदा नहीं कर सकता, शांति और संयम बनाने की वकालत करने के लिए एक सामान्य बयान जारी कर सकता है, जो कि मोदी जी ने किया था, और जिससे हम क्या कर सके? हाँ, 21st century इज नॉट द era ऑफ वॉर्स, है ना, इट इज द era ऑफ पीस, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। India could issue a general statement advocating peace and restraint without directly condemning either side, allowing it to maintain high moral ground without jeopardizing India's relation. तो भारत सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ सकता है। तो मैंने आपको जो पॉइंट शुरुआत में बताए उसके साथ इसको ऐड करके आप प्लीज, हाँ, लिखिएगा। आप अच्छा आंसर लिख लेंगे, मुझे पता है। अब आपके स्टडी पर मास्टर हो गए, ये भी मुझे पता है, और आप आगे बढ़ जाएंगे, ये भी मुझे पता है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। जिसको भी एथिक्स का कोर्स करना है, एनसीईआरटी का कोर्स करना है, फाउंडेशन का कोर्स करना है, इनका स्वागत है। आप जुड़िए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजनीश IAS अकेडमी, और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए संपर्क कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।